जिंदगी है तो दुख है और सुख है। सुख के बाद दुख का आना लाजमी है, लेकिन जब दुख के बाद सुख आता है तो 1000 गुना ज्यादा सुकून देता है। मगर ये खुशियां अपनों के बिना अधूरी लगती हैं, फीकी लगती हैं। इंसान अपने जीवन में ढेर सारी गलतियां करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से और ये बात 2011 की है। बेंगलुरु में एक लड़की रह रही है जिसका नाम है तान्या। तान्या को एक फोन आता है और मौजूदा शख्स उससे कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। इस पर तान्या कहती है कि घूमना किसे पसंद नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे साथ मुंबई घूम सकूं। वो आदमी हंसता है और फिर कहता है कि क्यों नहीं, अब तो तुम अपनी पैकिंग ही कर लो। तुम बहुत जल्द मुंबई आने वाली हो और फिर हम दोनों मिलकर मुंबई घूमेंगे। दरअसल जो शख्स तान्या से बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तान्या का पति साहिल है। इन लोगों की कुछ दिन पहले ही नई नई शादी हुई है और दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। शादी के 1.5-2 महीने बाद ही साहिल की कंपनी की तरफ से साहिल को मुंबई जाना पड़ता है और मुंबई जाकर साहिल को पता चलता है कि उसे यहाँ पर कुछ लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। इसलिए वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना मैं अपने साथ अपनी पत्नी तान्या को भी यहाँ ले आऊं और फिर हम दोनों मिलकर के अच्छे से मुंबई घूमेंगे। तान्या को भी अच्छा लगेगा, इसीलिए वो तान्या से पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ मुंबई घूमना चाहोगी। अब साहिल तान्या को बुलाने के लिए 7 अक्टूबर 2011 का रिजर्वेशन करते हैं और वो टिकट तान्या को भेज देते हैं। अब तान्या 7 अक्टूबर के दिन का इंतजार कर रही थी। अब 7 अक्टूबर का दिन आता है तो तान्या बेंगलुरु से मुंबई के लिए निकल पड़ती है। ट्रेन के चलते ही तान्या सबसे पहले अपने सास ससुर को फोन करती है और कहती है कि ट्रेन चल पड़ी है, अब मैं मुंबई से बेंगलुरु के लिए निकल चुकी हूँ। इसके बाद वो अपने पति को फोन करती है और यही बात अपने पति को भी बताती है। पति उससे कहता है ठीक है, अच्छी बात है, तुम अकेले सफर कर रही हो, इसलिए किसी से भी ज्यादा बात मत करना और किसी का दिया हुआ कुछ भी मत खाना। इस तरह से वो दोनों लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद साहिल का फोन भी कट जाता है। अब तान्या का टाइम नहीं कट रहा था, इसलिए तान्या अपने जान पहचान वालों को फोन करने लगती है। उनसे भी थोड़ी देर बातें करती है और फिर चुपचाप बैठ जाती है। फिर तान्या अपने माता पिता को फोन करती है, उन्हें भी बताती है कि वो बेंगलुरु से मुंबई के लिए निकल चुकी है। अब तान्या का समय नहीं कट रहा था क्योंकि बेंगलुरु टू मुंबई जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। इस समय को काटने के लिए तान्या थोड़ी देर अपने मोबाइल में लगी रहती है। उसी डिब्बे में 2 लड़के और बैठे हुए थे। तान्या उन लड़कों से बार बार अपनी नजरें चुराती है, लेकिन वो लड़के जबरदस्ती तान्या से बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद जब तान्या खाना खाने के लिए बैठती है, खाना खाने लगती है, तो वो दोनों लड़के उसी की तरफ देख कर रह जाते हैं। इससे पहले तान्या ने उन लड़कों से थोड़ी बातें की थी, तो वो जान पहचान के नाते उन लड़कों से पूछ देती है क्या आप कुछ खाना चाहोगे। वो लड़के तान्या के साथ तान्या का खाना शेयर करते हैं और बाद में वो लड़के चाय मंगाते हैं। फिर एक चाय तान्या को भी पकड़ा देते हैं। तान्या भी उन लड़कों से बातें करती हुई चाय पीने लगती। इधर ट्रेन मुंबई के लिए चल रही है और तान्या के हस्बैंड का तान्या को फोन आता है। तान्या बताती है कि वो बस मुंबई कुछ देर में ही पहुंचने वाली है। मैं अभी मुंबई आने में लगभग 100-150 किलोमीटर पीछे हूँ। साहिल बहुत खुश था, आज लगभग 15-20 दिन बाद वो अपनी पत्नी से मिलेगा। इधर तान्या की चाय जब खत्म हो जाती है तो तान्या को हल्की हल्की नींद आने लगती है और तान्या सो जाती है। साहिल स्टेशन आता है लेकिन उसे स्टेशन पर तान्या नहीं मिलती है। तान्या की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को देखती है कि किसी गाड़ी में जा रही है। जब उसे होश आता है तो वो उन दोनों लड़कों से कहती है कि तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मुझे तो मुंबई जाना था अपने हस्बैंड के पास। तुम दोनों ने उस चाय में क्या मिलाया था कि चाय पीते ही मुझे नींद आ गई। इस पर वो लड़के तान्या को डांटते हैं, मारते भी हैं और कहते हैं चुपचाप मुंह बंद करके गाड़ी में बैठी रहो, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे।
इसलिए तान्या चुपचाप गाड़ी में बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी एक ऐसी जगह पर रुकती है जिसका नजारा देखते ही तान्या के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो गाड़ी किसी कोठे के सामने आकर रुकी थी। वहां पर वो दोनों आदमी 45,000 रुपए में तान्या को बेच देते हैं। अब तान्या उन लड़कों से छूटकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई थी जहां से निकलना नामुमकिन है। अब कोठे की महिलाएं तान्या को मानसिक और फिजिकल तरीके से प्रताड़ित करती हैं, उसे जिस्म फरोशी के लिए मनाती हैं, लेकिन तान्या बार बार मना कर देती है। 15 दिन प्रताड़ना झेलने के बाद तान्या टूट जाती है और जिस्म फरोशी के लिए तैयार हो जाती है। 16वें दिन तान्या को अच्छे से तैयार किया जाता है और उन्हीं लड़कियों के साथ खड़ा कर दिया जाता है जो जिस्म फरोशी में पहले से ही शामिल थी। कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है और ग्राहक की नजर सीधी तान्या पर पड़ती है। वो तान्या को लेता है और एक कमरे में चला जाता है। ग्राहक जब तान्या को लेकर के कमरे में जाता है तो तान्या धीरे धीरे फूट फूट कर रोने लगती है और उस ग्राहक से कहती है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर अपने पति से मिलने के लिए आई थी और मुझे 2 लड़कों ने रास्ते में चाय पिला दी। उस चाय से मैं बेहोश हो गई और उन लड़कों ने मुझे 45,000 रुपए में यहाँ आकर बेच दिया। 15 दिन तक तो मैं इनकी प्रताड़ना को झेलती रही, लेकिन 16वें दिन आकर के टूट गई और आज तुम मेरे ग्राहक बनकर आए हो। वो लड़का तान्या की बातों को बड़ी ही गहराई से सुनता है, समझता है। इसके बाद वो लड़का पूछता है, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो तान्या कहती है कि मेरी एक बार मेरे पति से बात करा दीजिए। वो आदमी अपना मोबाइल तान्या को दे देता है। तान्या उस मोबाइल से साहिल को फोन करती है और फोन पर साहिल जब तान्या की आवाज सुनता है तो वो रोने लगता है। इधर तान्या तो पहले से ही रो रही थी। दोनों रोने के बाद एक दूसरे का हाल पूछते हैं। तब तान्या बताती है ट्रेन में उसके साथ क्या क्या हुआ। उन 2 लड़कों ने उसे एक कोठे पर आकर के बेच दिया है। तब साहिल पूछता है कि वो जगह कहाँ पर है। इस पर तान्या कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये जगह कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। तब साहिल कहता है ये जिसका फोन है जरा उससे मेरी बात करा दो। फिर वो आदमी उस कोठे का पूरा पता साहिल को बताता है। इससे पहले जब तान्या प्लेटफॉर्म पर नहीं मिली थी तो साहिल ने पुलिस स्टेशन में तान्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। इधर लोकल पुलिस भी तान्या को ढूंढ रही थी और रेलवे पुलिस भी तान्या को जगह जगह पर खोज रही थी कि तान्या कहाँ पर है, लेकिन तान्या का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब साहिल कंफर्म हो गया था कि तान्या कहाँ पर है, लेकिन उसके दिमाग में कई प्रश्न चल रहे थे कि आखिर वो करे तो क्या करे। अगर वो सीधा पुलिस के पास जाता है और कहीं धोखे से भी उस कोठे तक अगर ये खबर पहुंच गई कि तान्या की वजह से पुलिस यहाँ पर आई है तो हो सकता है वो लोग तान्या को कुछ नुकसान पहुंचा दें। इसी सोच में साहिल पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है, ना ही पुलिस की इस समय मदद लेता है। वो अब निश्चय कर चुका था कि उसे क्या करना है। वो घर से निकलता है और रेड लाइट एरिया के कोठे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो एक लड़की की मांग करता है। उसे बारी बारी से कई लड़कियां दिखाई जाती हैं, लेकिन साहिल को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है क्योंकि वो इस समय तलाश कर रहा था तो सिर्फ अपनी पत्नी तान्या की। थोड़ी देर में साहिल के सामने तान्या का भी चेहरा आ जाता है। अब साहिल तान्या को ही पसंद कर लेता है। साहिल तान्या को लेकर कमरे में चला जाता है। सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, रो लेते हैं। इसके बाद एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। अब साहिल और तान्या दोनों बैठे हैं कमरे के अंदर। अंदर से दरवाजा लगा हुआ है, कोई नहीं आ सकता है। अब साहिल सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि तान्या को यहाँ से निकाला जाए। इस पर साहिल पुलिस को फोन करता है और अपनी सारी कहानी बता देता है। पुलिस को पहले से ही पता था कि तान्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट साहिल ने लिखाई थी। साहिल ये भी बताता है कि जो एरिया है वो काफी खतरनाक एरिया, इसलिए पुलिस जब छापा मारने के लिए आती है तो काफी बड़ी संख्या में आती है। और पुलिस दरवाजा खोलती है तो देखती है कि साहिल और तान्या एक दूसरे के गले मिलकर रो रहे थे। शायद उन्हें भी ये नहीं पता था कि वो इस जगह से जिंदा निकलेंगे। साहिल की सूझबूझ ने आज तान्या को ही नहीं
बल्कि ऐसी कई लड़कियों को आजाद कराया जो शायद अपने दिमाग से ये निकाल चुकी थी कि वो कभी दोबारा से अपने घर भी जाएंगी या कभी दोबारा से समाज में अच्छी जिंदगी जी पाएंगी। कोठेवाली से पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो कोठेवाली उन दोनों लड़कों का भी पता बता देती है। अब वो दोनों लड़के भी पकड़े जाते हैं। आज वो लड़के और वो कोठेवाली और उनसे जुड़े सभी सदस्य सलाखों के पीछे हैं। साहिल की एक सूझबूझ ने कई लड़कियों को नया जीवन दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जब भी सफर करें, उस सफर के दौरान एक दूसरे से बातचीत तो करें, लेकिन किसी और का दिया हुआ बिल्कुल भी ना खाएं। और अपने आसपास इस चीज का ध्यान रखें कि कोई अजनबी आपके इतने नजदीक भी ना बैठे कि आपको कोई हानि पहुंचा सके। अगर आपको आसपास कोई संदिग्ध समझ में आता है तो अपने किसी सगे संबंधी या जानकार वाले ऐसे व्यक्ति को फोन करें जो आपकी मदद कर सके। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।